अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट पेश होने के बाद हुकूमत ने इमरान खान और उनके साथियों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ FIA ने भी पूरे मुल्क में PTI की ममनुआ फंडिंग से मुतालिक बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी हैं और तहकीकात को जामे शक्ल देने के लिए ग्रेड 20 के अफसर डॉक्टर अथर वहीद की सरबराही में 5 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी भी कायम कर दी है। FIA हुक्काम के मुताबिक FIA ने फंडिंग के जराए यानी कंपनियों और अफराद के बैंक अकाउंट्स और माली मामलात की तफसीलात हासिल करना शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से कंपनियों का रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है, जबकि हुक्काम का ये भी कहना है कि इस सिलसिले में कस्टम्स और इनकम टैक्स हुक्काम के ताउन से माली गोशवारों और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी FIA की 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंक सर्कल राबिया कुरैशी करेंगी। अहम बात यह है कि FIA ने आज तहकीकात के लिए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और PTI पंजाब के रहनुमा महमूद रशीद समेत 11 अफराद को भी तलब किया है। असद कैसर के बारे में इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा में PTI के लिए 2 बैंक अकाउंट्स खोले, मगर अब PTI इन बैंक अकाउंट्स को तस्लीम करने से इनकार करती है। फैसले में लिखा है कि असद कैसर ने PTI NWFP के नाम से जो पहला बैंक अकाउंट खोला उसमें 21,27,000 रुपए जमा हुए और 21,11,000 रुपए निकाले गए, जबकि PTI के नाम से दूसरा अकाउंट खोला जिसमें 8,60,000 रुपए जमा हुए और 7,82,000 रुपए निकाले गए। और अब FIA ने इसी मामले की तहकीकात के लिए इन्हें 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में दोपहर 2 बजे पेश होने का कहा है, मगर असद कैसर ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें अभी तक FIA का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। PTI ने कानूनी तरीके से फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन नून लीग का ज़ेली इदारा बन चुका है। ऐसे ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं हैं। ये इतना काम करें जो कल खुद बर्दाश्त कर सकें। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि PTI के फाइनेंशियल बोर्ड ने अपने 4 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले जिनमें 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम आई, मगर ये रकम इन मुलाजमीन की आमदन से ज़्यादा है जिनकी तनख्वाहें 23,000 से 42,000 रुपए के दरमियान थीं और अब इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। हुकूमत PTI के गिर्द कानूनी घेरा तंग कर रही है, जबकि PTI मुसलसल हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ा रही है। PTI ने कल हुकूमत को असेंबलियां तहील करके नए इंतखाबात करवाने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम दे दिया है। फवाद चौधरी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि PTI अगले 48 घंटों में बड़ा जलसा करेगी और अगर हुकूमत ने वार्निंग पर अमल नहीं किया तो PTI के अगले इकदाम के लिए तैयार रहे। लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इंतखाबात कराने के ऊपर बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख है उसका तयन करके आपको दे देंगे और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। फवाद चौधरी हुकूमत को तंबीह कर रहे थे, जबकि आज इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें PTI ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा करने का फैसला किया है। इसके अलावा कल इमरान खान ने 25 सितंबर को तमाम 9 हलकों से खुद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, मगर आज PTI ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल के ऐलान को चैलेंज कर दिया है, जबकि फवाद चौधरी ने कल कहा था कि इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के ऐलान के लिए 16 अगस्त का ऐलान करना चाहिए था। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए राना साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को अल्टीमेटम दे रही है और ये कह रही है कि अगर इंतखाबात 1 माह में नहीं करवाए गए तो हुकूमत अगले कदम के लिए तैयार हो जाए, कोई इकदाम करने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या लगता है आपको, क्या करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और क्या हुकूमत तैयार है, लाएअमल बना रही है या ये सोच रहे हैं कि PTI के दबाव में अगले 1 माह के अंदर इंतखाबात करवा दिए जाएंगे? कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? देखें, PTI और PTI का जो लीडर है इनका हमेशा से ये रवैया रहा है कि जब भी इनकी कोई चोरी पकड़ी जाए
जब भी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आए तो ये उसका जवाब देने की बजाय जो है ये हमेशा फिर बात का रुख जो है वो बदलने के लिए फिर इस किस्म का कोई प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं। कभी कोई अल्टीमेटम देते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, कभी जो है वो जलसा जो है वो खेलते हैं। इस वक्त जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फ़ैसला आया है ECP का, उसमें इसकी चोरी जो है वो पकड़ी जा चुकी है। इमरान खान एक मुजरम के तौर पे जो है वो पूरी कौम के सामने एक्सपोज है। इसने जो जो किया खैरात के नाम पे पैसे इकट्ठे करके सियासत के ऊपर जो है वो खर्च किए। इसने गैर मुल्की दुश्मन ममालिक से जो है इसने पैसे लिए और पाकिस्तान की राना साहब वो तो एक मामला है, लेकिन अब वो जो हुकूमत को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है उसके लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? नहीं, ये कोई अल्टीमेटम नहीं है। PTI ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसे का भी ऐलान कर दिया है। ये भी कहा है कि 14 अगस्त को जश्न मनाएंगे। तो आप लोग इजाज़त देंगे जलसे की? ये जलसा करें, परेड ग्राउंड में जलसा करने की बिल्कुल इजाज़त है। अब भी इन्हें हमने 2 दिन पहले जो है वो F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन इन्होंने पहले कहा कि नहीं, हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने जलसा करेंगे, जिसकी ना हमने इनको इजाज़त दी और ना ही हमने इनको करने देना था। अगर ये करते तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानून अपना रास्ता लेता। अब भी जो ये जलसे का ऐलान है, ये सिर्फ़ अपनी चोरी छुपाने और चोरी से ध्यान हटाने के लिए जो है वो एक इनका सियासी स्टंट है। जलसा वहाँ परेड ग्राउंड में करें, 100 बार करें। इससे पहले इन्होंने परेड ग्राउंड में पिछले 2-3 माह में दो जलसे किए हैं। वो वैसे ही जलसा होगा ना, और क्या होगा? वो जलसा ये करें, 14 अगस्त को करें या 13 अगस्त को करें, लेकिन परेड ग्राउंड में करें, वहाँ पे करने की कोई ममानत नहीं है। लेकिन राना साहब एक बात कि जो इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है उससे ध्यान नहीं हटेगा, करवाने की जो तहकीकात बंद नहीं होंगी। 1 माह में इंतखाबात करवाने की जो बात की जा रही है, और PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि हुकूमत फिर अगले कदम के लिए, इकदाम के लिए तैयार हो जाए, तो फिर धमकी है? फिर नहीं, तो ये इस किस्म की धमकियाँ जो ये समझते हैं कि इनकी धमकियों में हम आ जाएंगे, ना इससे पहले आए हैं ना अब आएंगे। बाकी अगर ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये खुद मुखलस नहीं है इलेक्शन करवाने में। ये सिर्फ इनका ढकौंसला है। ये सिर्फ उस चोरी में जिसमें ये पकड़े गए हैं उससे जो है वो बचना चाहते हैं, जो इनका फ्रॉड पकड़ा गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की वसासत से कि कल परसों जो हमारे फ़ौजी जवान और ऑफिसर जो है वो शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर हादसे में, उसके बाद जो सूरत हाल सामने आई है, क्या अब इसमें कोई शक रह गया है कि ये कौम को गुमराह कर रहा है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है? ये गुमराही जो है ये सामने आई है। PTI का रास्ता जो है ये गुमराही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता है। इस फितने की जो है वो कौम को शनाख्त करनी चाहिए और इसका कलाकुमा करना चाहिए। इसके जलसों पे और इसकी जो है वो चर्ब ज़बानी पे नहीं जाना। राना साहब इस मौजू पर भी हम यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन कुछ सियासी मामलात पर पहले आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अब एक बड़ा फैसला किया है इमरान खान ने, 9 नशिस्तों पर 9 हल्कों में खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इस बतौर सियासतदान आप इस इकदाम को, इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? और लग ऐसा रहा है कि इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि वो 9 की 9 नशिस्तें हासिल कर लेंगे। हुकूमत का क्या प्लान है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर इन्होंने 9 हल्कों में कैंडिडेट ना दिए तो ये 9 में से जो इस वक्त मेरी असेसमेंट है ये 7 सीटें हारेंगे ये। अच्छा, बाकी 9 की 9 जीतने वाली, बढ़ के मारने वाली बात जो है वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात पेश नज़र रहे कि ये सारी सीटें जो है ये इनकी हैं, ये PTI की सीटें हैं, ये हमारी सीटें नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे इलेक्शन उलट हो गया राना साहब, जिस तरह से जितनी भी इंतखाब में हुआ पंजाब में, आपने कहा था कि 15 की 15 सीटें जीतेंगे, लेकिन नतीजा आपके सामने, इमरान खान जीत गए और उनकी जमात ने नशिस्तें हासिल की। इधर ये हुआ कि 9 की 9 अगर इमरान खान जीत गए फिर क्या होगा? वहाँ पे PTI के जो हमारे कैंडिडेट थे, हारी तो दरअसल वहाँ पे भी PTI ही है, क्योंकि वो लोग जो 15 दिन पहले PTI छोड़ के आए थे
और 3.5 साल, पौने 4 साल उन्होंने पीटीआई की जो है वो नाअहल हुकूमत का वो हिस्सा रहे। लोगों ने, उनके हलके के लोगों ने और फिर PMLN के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अब सूरत हाल जो है, इन 9 हलकों में जो टिकट है वो हम इंशाअल्लाह ताला पिछले तजर्बे को पेश नज़र रख के देंगे और इंशाअल्लाह इनका रिज़ल्ट जो है वो हमारे हक़ में होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है, FIA ने PTI के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला है उसकी तहकीकात का फ़ैसला कर लिया है और शुरू कर दी हैं। असद कैसर को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। सवाल ये है कि FIA ये कार्रवाइयाँ ख़ुद कर रहा है या किसी की शिकायत पर यह कार्रवाई का आगाज़ किया गया है FIA की जानिब से? देखें, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंक्वायरी और जो उन्होंने फ़ैसला जो उन्होंने सबमिट किया है उसकी रिपोर्ट उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है। उसकी कॉपी जो है वो ऑफिशियली उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भेजी है। फेडरल गवर्नमेंट ने यानी कैबिनेट ने वो उस कॉपी को जो है वो वजारत दाखिला को भेजा है और हमने वो रिपोर्ट जो है वो FIA जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भेजा है कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है उसको देखा जाए। इसके अलावा जो अकबर S बाबर साहब हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है जो उन्होंने मुझे भी एड्रेस की है और DG FIA को भी एड्रेस की है। उन्होंने उस एप्लीकेशन में इन फेक अकाउंट्स की तहकीकात का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि इन फेक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से आए हैं और फिर आगे उनको गैर कानूनी तरीके से ही जो है वो इनको इस्तेमाल किया गया है। और इसमें कुछ लोग ऐसे मुलव्वस हैं जिनके नाम पे सिर्फ अकाउंट खोले गए और उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि उन अकाउंट से क्या होता रहा है। और कुछ इनके अहदेदार जो कि इससे पहले भी आइनी अहदों पे फायज रहे हैं और अब भी हैं, उनके बड़े ही काले करतूत जो है वो इन अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स कहानी में छुपे हुए हैं। तो वो अकबर S बाबर साहब की जो दरख्वास्त है उस पर भी हम जो है वो इस इंक्वायरी को जो है वो कर रहे हैं। FIA की एक बड़ी एबल टीम जो है वो मेरिट पे इस रिपोर्ट के मुताबिक भी और अकबर S बाबर की दरख्वास्त के मुताबिक इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी जारी है, लेकिन सवाल ये राना साहब, अगर ये जो बड़े रहनुमाओं के भी नाम सामने आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर वो कॉपरेट नहीं करते, FIA में पेश नहीं होते, तो फिर आप वज़ीर दाखिला हैं, क्या इकदाम करेंगे? क्योंकि बैंक अकाउंट्स जिन्होंने खुलवाए उनके नाम जिनके सामने आए, शाह फरमान, असद कैसर, इमरान इस्माइल, कासिम सूरी, क्या PTI रहनुमाओं को हुकूमत गिरफ्तार करेगी? गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा? जी, अगर इन्होंने तहकीकात में कोऑपरेट न किया तो आइन इस बात, तो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। अगर इंक्वायरी में जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिनके ऊपर इनका जुर्म साबित होता हुआ, बाकायदा FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा और उस मुकदमे में इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। सही। अच्छा, PDM जमातों और हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे राना सनाउल्लाह साहब, क्या अब हुकूमत की कोशिश है कि नवाज़ शरीफ की तरह इमरान खान को भी टेक्निकल नॉकआउट किया जाए या वजह कोई और है? नहीं, ये टेक्निकल नॉकआउट नहीं है, ये नासूर है। ये इस कौम को ले डूबेगा, इस मुल्क को तबाह कर देगा। इसके जो काले करतूत सामने, आप मुझे बताएं वो तोशा खाना वाला, वो वहाँ पे इसने टी शर्ट नहीं छोड़े इसने। यानी इतना चोर यानी जो है वो नीयत का आदमी है कि वहाँ से घड़ियाँ लेके वो बेच दी, यानी औने पौने दामों पे लेके तो जो है वो करोड़ों रुपए में जो है वो बेच दी। वहाँ पे टी शर्ट नहीं छोड़े, वहाँ पे कोई पेन अगर सोने का पड़ा था वो नहीं छोड़ा। एक आदमी जो है जिसकी ये नीयत हो, जिसकी ये फितरत हो, और उसके बाद जो अब चीज़ सामने आई है 2 दिन पहले, जो इसने तरबियत कर रहा है या गुमराही का शिकार कर रहा है तो राना साहब, अगर आपके पास इतने सबूत हैं इमरान खान के खिलाफ, सियासत से तो फिर एक्शन लें। इमरान खान को फिर आप गिरफ्तार भी नहीं कर रहे और फिर आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, बयान। एक्शन जो है वो हमने जो ये रेफरेंस दायर किया है उसमें एक्शन ही होगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको जो है वो नाअहल करार दे और इसको इस मुल्क की सियासत से बाहर करे। इसी एक्शन के लिए हमने रेफरेंस जो है वो दायर किया है। एक्शन हमने को खुद तो नहीं लेना, किसी आईनी अदारे ने लेना है, सुप्रीम कोर्ट ने लेना है, अदालत ने लेना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेना है। तो ये हम केसेस और ये रेफरेंस सारे वहाँ पे लेके जा रहे हैं।
सही। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक कोई खबर दें राना साहब, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? क्योंकि इसहाक डार ने कल कहा है कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी कि आर्टिकल 62(1)(f) में आईनी तरमीम की जाए, तो हुकूमत क्या सोच रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, उसमें तरमीम जो है वो होनी चाहिए और उसमें जो ताहयात नाअहली है उसके ऊपर आलमोस्ट कंसेंसस है सभी में कि उसकी एक ड्यूरेशन जो है वो होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो जो आर्टिकल 62 और 63 में है उसमें उनको जो है वो किसी अदालती फ़ैसले या अदालती कार्रवाई से जो है वो मुंसलिक जो है वो किया जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है तो इस सिलसिले में पार्टी ने जो है ये पार्टी का ये फ़ैसला है, पार्टी ने ये रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाएँ। हमें उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब नेक्स्ट इलेक्शन की कैंपेन जब भी शुरू होती है तो उसमें उससे पहले इंशाअल्लाह ताला वो वतन वापस तशरीफ़ ले आएंगे। सही। अच्छा, आपसे कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब का भी बयान सामने आया कि 15 सितंबर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे वापस तो पंजाब हुकूमत उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करेगी। नहीं देखें, 15 सितंबर या 10 सितंबर ये बात मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये डेट जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब आखिर हमारी पार्टी के लीडर हैं, उन्हें मैं तो डेट देने की पोजीशन में नहीं हूँ, ना इवन पार्टी ही उनके ऊपर कोई इस किस्म की कंडीशन जो है वो लगा सकती है। ये डेट अनाउंस वो खुद करेंगे। क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब लंदन में हैं, उन्होंने वहाँ पर वो मौजूद हैं तो उन्होंने ये दावा किया है 15 सितंबर की वापसी का। ये उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक बात की होगी, लेकिन जो मुस्तनद डेट है उसका ऐलान मियां नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे और जैसा मैंने कहा है कि वो इलेक्शन से पहले इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। सही। अच्छा राना साहब, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ मुहिम जिसका आप इससे पहले भी जिक्र करे थे, FIA ने अब तक इस हवाले से क्या कार्रवाई की है? देखिए, इस हवाले से FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसने और जो हमारी अस्करी और सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने इस हिस्से में काफ़ी काम किया है और इसमें जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी शनाख्त वाज़े तौर पे जो है वो PTI से जुड़ती है। ये वही गिरोह है जो इमरान खान की गुमराही का शिकार है। उनमें से अक्सरियत जो है वो अब माफ़िया मांग रही है, अक्सरियत जो है उनके माँ बाप जो है वो माफ़िया मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम इस गुमराही में हमारे बच्चे जो है वो आ गए, हमारी तौबा, हमें माफ़ कर दिया जाए, हम दोबारा जो है अब ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी समझाएंगे और इस तरफ जो है हम जो है वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में अब जो है वो जो DG ISPR ऑफिस है तो उससे जो है वो रहनुमाई हासिल करके तो इसमें या तो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और या हो सकता है कि माफ़ी तलाफ़ी जो लोग मांग रहे हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, आपने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया वो कौम के लिए गहरा सदमा और बड़ा नुकसान है, मगर इस अफसोसनाक वाक़े और शहदा के गम के दौरान इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पर जिस किस्म की मनफी और तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई इसने शहदा के लवाहिकीन को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाई है। जबकि बेहिसी पर मबनी इस मुहिम के खिलाफ पाक फ़ौज के रैंक एंड फाइल में भी शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल हमारे ही प्रोग्राम में किया। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फ़ौज के 6 अफसरान शहीद हुए थे, मगर इस अफसोसनाक हादसे के बाद सोशल मीडिया पर जो मनफी मुहिम चलाई गई, जिस किस्म की कयास आराइयाँ हुई, इस पर तर्जुमान पाक फ़ौज ने कल हमारे प्रोग्राम में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बेहिस और तज़हीक आमेज़ प्रोपेगेंडा से फ़ौज की रैंक एंड फाइल और लवाहिकीन को बहुत तकलीफ हुई है, जिसकी सबको मजम्मत करनी चाहिए। शहदा के जनाजे में सदर मुमलिकत की अदम शिरकत के सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि वो इस सवाल पर तबसरा ना ही करें तो बेहतर है। तो उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा, डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए वो सर्टन सेगमेंट
था जो जिन्होंने ये किया, विच वॉज वेरी हर्टफुल। और ऑलरेडी शुहदा की फैमिलीज और इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ और पूरी कौम एक बहुत कर्बनाक कैफियत से गुजर रही थी। कयास आराइयाँ करना, अपनी ज़ाती तरजीहात को सामने रखते हुए इस किस्म के कमेंट्स सोशल मीडिया पे देना, और जिसकी वजह से पूरी इंस्टीट्यूशन में, हमारे रैंक एंड फाइल में, और ख़ास तौर पे जो शुहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। ऐसे एलिमेंट्स को रद्द करने की ज़रूरत है जो ये सब कुछ करते हैं। बेहिसी का रवैया जो है ये हरगिज़ नाकाबिल कबूल है और हर सतह पे इसको कंडेम किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन का आपने जिक्र किया। इसी कैंपेन में सदर पाकिस्तान जो मुसल्लह अफवाज के कमांडर हैं उनके बारे में कहा गया कि शुहदा की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो जनाजे में शरीक हों। इस बारे में क्या तफसील शेयर करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में इस बारे में कमेंट ना करूं तो बेहतर है। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी प्रोपेगेंडे पर DGISPR ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार किया। और तशवीश की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस प्रोपेगेंडे में अक्सर वो अकाउंट्स शामिल हैं जिनका ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से है। साबिक वफाकी वज़ीर और PTI के मरकज़ी रहनुमा फवाद चौधरी ने कल इस मुहिम की मजम्मत की और सारी जिम्मेदारी दुश्मन कुव्वतों और जाली अकाउंट्स पर डाल दी। हम बड़ी सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो फेक अकाउंट से, और दो जो एक ग्रुप के सहाफ़ी थे उन्होंने बड़ी छोटी जो फॉलोअर्स थे उनको रीट्वीट किया, जिसके बाद ये कैंपेन बन गई। इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं जिनका पहले भी जो रहे हैं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में, उनका भी बहुत हाथ। फवाद चौधरी ने इस नफरत अंगेज़ मुहिम की जिम्मेदारी जाली अकाउंट्स पर डाली, मगर इस अफसोसनाक मुहिम में शामिल अनासिर अब मंजर आम पर आ रहे हैं। मोहम्मद मुनीब कयानी PTI स्टूडेंट विंग के रहनुमा रहे हैं, जिनके अकाउंट से इस हादसे के बाद नामुनासिब ट्वीट्स की गईं, जिसके बाद अब मुनीब कयानी ने इस मुहिम का हिस्सा बनने पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए माजरत की है और ये भी बताया है कि उन्होंने ये ट्वीट्स किसके असर में आकर की थी। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कयानी है। मैं PTI ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर रहा हूँ 2 साल के लिए। और कल मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था एज इट इज़। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई, कुछ लोगों से इंस्पायर होकर हुई, जिनमें जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली वो एक सोल्जर स्पीक्स का पेज था, इस्मा खान PTI पेज था, और एक सबीना कयानी पेज था, और एक इमरान रियाज खान पेज था, जिनसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो ट्वीट मैंने जनरेट किया, और वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। PTI के कारकुन मुनीब कयानी के बाद उनके वालिद ने भी एतराफ़ी बयान में कहा है कि उनके बेटे ने कल एक ट्वीट की थी जो काबिल एतराज़ थी, मगर अब वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि आइंदा ये काम नहीं होगा। पाक फ़ौज के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने आज इस मुहिम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एक जमात है जिसका माइंडसेट ही ट्रोलिंग है। फौजी अफसरान की शहादत पर PTI ने ट्रोलिंग की, जो अफसोसनाक और शर्मनाक रवैया है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मुहिम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि एक शख्स ने रवादारी की सियासत को ख़त्म किया। शुहदा किसी के बेटे, किसी के भाई होते हैं, उन पर क्या गुजरती होगी। इस नफरत अंगेज़ मुहिम पर बात करेंगे साबिक कोर कमांडर बहावलपुर और साबिक सरबरा NDU रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बलूचिस्तान में पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया वो कौम के लिए गहरा सदमा और बड़ा नुकसान है, मगर इस अफसोसनाक वाक़े और शुहदा के गम के दौरान इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलना, इदारों को निशाना बनाना, और कल DGISPR की तरफ से भी इसकी मजम्मत की गई। आप इस पर क्या कहेंगे? बतौर मुआशरा हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया के किसी भी मज़हब में शुहदा के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता। उनका जिक्र जो है बहुत ही इज्जत और एहतराम से होता है। अगर इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज या ख्यालात का इजहार अपने ही वतन में, अपने ही मुल्क के शुहदा जिन्होंने जान दे दी बलूचिस्तान के अवाम को बचाने के लिए, अगर उनके खिलाफ इस तरह की सोशल मीडिया की कैंपेन, इस तरह की ट्रोलिंग होती है, तो ये नहायत ही अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को, बलूचिस्तान के अवाम को, मुसल्लह अफवाज के हर तबके को
खुसूसन मेरे जैसे रिटायर्ड लोगों को बहुत सख्त सदमा हुआ है, बहुत सख्त तकलीफ पहुंची है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के जो हरकत हैं, इन लोगों के खिलाफ ज़रूर तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जो है माफ़ नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ इनको बल्कि इनके जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी कौम के सामने लाना चाहिए और उनको आईन और कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जनरल साहब, ऐसे हसास मामलात पर सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या सियासी जमातों ने अपने रवैये से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, दुरुस्त रवैया इख्तियार किया गया? देखिए, इसमें इस वक्त इस इशू को बदकिस्मती से पॉलिटिसाइज किया गया। ना सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए से इन शुहदा को बदनाम किया गया, बल्कि कौमी सलामती के नहायत हसास मामलात को भी उसके ऊपर बहुत सारी कयास आराइयाँ हुई और उसमें ये बताया गया कि शायद उसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि हमारे फॉरेन ऑफिस ने बड़ा क्लियर लिखा कि जो अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ से ड्रोन हमले हुए हैं उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो इसके बाद भी इस तरह की कयास आराई करना मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब है, इर्रिस्पॉन्सिबल है। और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई ऐसे उनके ऑफिशियल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो अपोजिशन के हों, इस तरह के मामलात पर उनको इन कैमरा ब्रीफिंग जो है वो माजी में भी जो है देते रहे हैं और उसका भी अगर बनता है, अगर बहुत ज़रूरी हुआ उनको ब्रीफिंग दी जा सकती है। लेकिन फॉरेन ऑफिस और DGISPR के बयान के बाद मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है और इस तरह की कयास आराइयाँ बिल्कुल बंद होने चाहिए, क्योंकि उसमें हमें नुकसान हो सकता है। अच्छा जनरल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया कि ये फेक अकाउंट्स हैं और कैंपेन के पीछे मुल्क दुश्मन हाथ है। क्या हमें सोल सर्चिंग की ज़रूरत है या सिर्फ दुश्मन क़ुव्वतों पर जिम्मेदारी डालना काफ़ी है? देखिए, बात यह है कि अगर फेक अकाउंट्स हैं तो इनको कुछ लोग तो मीडिया के ज़रिए आए हैं, आज और कल के पेपर में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने इस तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस तरह की मजबूत कार्रवाई की है। तो अभी चाहिए ना उनको कि वो खुद जाके उनको अदालतों में ले जाए। और साथ ही देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ इस तरह के जो ऑनलाइन डिफेमेशन है उसके कवानीन या तो बिल्कुल है नहीं या बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है 2016, उसकी जो अमेंडमेंट है 2022 को इस वक्त गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है, उनको पार्लियामेंट से पास करना चाहिए ताकि उसमें डिफेमेशन लॉज को मजबूत किया जाए। और साथ साथ इस वक्त ये लॉज जो हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल हैं और ये इंस्टीट्यूशन को नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि इंस्टीट्यूशंस को लगातार जो है उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जब तक कवानीन हमारे बनते नहीं हैं तो इसका तदारुक जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। देखिए, वहाँ पे ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अगर हुकूमती अदारों के खिलाफ कोई बयानात होते हैं तो उनको फौरन पकड़ा जाता है और पहले उनको जेल में डाला जाता है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। साथ साथ ट्विटर को, फेसबुक को हुक्म दिया गया है कि वो अपने लोकल ऑफिसेज जो है वो इंडिया में खोलें ताकि उनको भी अकाउंटेबल करार दिया जा सके। और उनको, आपको मालूम है कि उनको कोर्ट्स में भी बुलाया जाता है। तो हमें भी मेरे ख्याल में अपने लॉज को जो है ये बड़े सॉफ्ट हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, इनको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है और इनको बड़ा सीरियसली मेरे ख्याल में जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं इस काम के लिए लगाने चाहिए। और इसमें जो कोई हमारा साइबर क्राइम का अलहदा, अभी FIA के पास वो एबिलिटी तो है लेकिन मेरे ख्याल में उसकी कैपेसिटी नहीं है और हमें अपने जो साइबर सिक्योरिटी विंग बनाने चाहिए और उनको प्रॉपरली उनको फंड भी करना चाहिए। और जब तक इस तरह नहीं होता, मेरे ख्याल में इस तरह की जो सोशल मीडिया की
जो हेट कैंपेन्स हैं वो चलते रहेंगे। जनरल साहब, इमरान खान साहब बार बार अपनी तकारीर और इंटरव्यूज में न्यूट्रल का जिक्र करते हैं। वो नाम नहीं लेते, लेकिन उनका इशारा सबको पता है कि किस तरफ है, क्योंकि उनको शिकवा ये है कि उनकी न्यूट्रल्स ने उनकी हुकूमत को गिरने से नहीं बचाया। इमरान खान नाम क्यों नहीं लेते आपके ख्याल में? देखिए, बात यह कि एक तो जो न्यूट्रल टर्म है, मेरे ख्याल में इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है। जो फौज पाकिस्तान है, अगर उनका मकसद उनका नाम लेने हैं तो वो तो एक्चुअली ए पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है सारे के सारे। इसी तरह हमारी जुडिशरी जो है वो भी नॉन पॉलिटिकल है और इसमें कोई न्यूट्रल्स नहीं है। और मेरे ख्याल में इस तरह के मामलात में खुलकर बात करना चाहिए, उनको नाम लेना चाहिए और मतलब सारी कौम के सामने ये बता देना चाहिए कि उनका असल मकसद क्या है। और उस तरह वेग टर्म्स में मेरे ख्याल में बार बार न्यूट्रल कहना और इशारतन आर्म फोर्सेस का जिक्र करना, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब है। अच्छा जनरल साहब, जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे थे, इस मुहिम के बाद मजीद कितना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए? सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है कि इस तरह के वाक़यात से मुस्तकबिल में बचा जा सके? देखिए, सोशल मीडिया को जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पैका जो ऑर्डिनेंस है उसको पास करना होगा, उसमें जो डिफेमेशन लॉज है मजबूत करना होगा। इसमें देखिए पैमरा है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है और उसमें जो हमारे जितने भी कम्युनिकेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वो हैं, हमारे जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन वो हैं, उनको मिलकर मेरे ख्याल में इसका तदारुक करना पड़ेगा। फिर मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। देखिए, उन्होंने दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर पिकासस का नाम आपने सुना होगा, वो उन्होंने प्रोक्योर किया है और वो सोशल मीडिया को ट्रैक करते हैं। खुसूसन अगर उनको शक हो कि कोई सिटिंग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रहा है या कोई इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को वो उसको हर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ा जाता है और उनको अदालतों में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको सजाएं भी होती हैं। तो हमें भी अपने सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। फेसबुक और ट्विटर के ऊपर खुसूसन मेरे ख्याल में उनके ऑफिस को यहाँ पर इस्लामाबाद में जरूर खोलना चाहिए। और माजी में भी गवर्नमेंट ने, प्रीवियस गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में एफर्ट्स की थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ शोर मचा और बाद में मेरे ख्याल में उसको छोड़ दिया गया। इसको जरूर मेरे ख्याल में इस कदम को जरूर जो है दोबारा देखना चाहिए और उनके ऑफिस को यहाँ पे भी इस्टेब्लिश होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब। आपने प्रोग्राम में पाकिस्तान को वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पिछले 3 माह से ताजरों, छोटे दुकानदारों और प्रोफेशनल्स को टैक्स नेट में लाने को मुल्की बका की अहम ज़रूरत करार देते रहे। ये दावा करते रहे कि ताजरों को 3 से 10 हज़ार रुपये फ़िक्स टैक्स देना ही होगा, मगर मरियम नवाज़ की एक आवाज़ पर वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ढेर हो गए। पार्टी क़यादत और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ के एतराज़ के बाद मिफ्ता इस्माइल ने ताजरों और दुकानदारों पर फिक्स टैक्स लगाने के दावों पर सिर्फ यू टर्न ही नहीं लिया, बल्कि अपने फैसले को गलती भी करार दे दिया, जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल पिछले 8 सालों में वो तीसरे वज़ीर ख़जाना बन गए हैं जिन्होंने ताजरों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने रवां साल बजट में ये फैसला किया था कि जिन ताजरों और दुकानदारों का बिजली का बिल 30,000 रुपये माहाना होगा, उन्हें 3,000 रुपये टैक्स देना होगा। 30,000 से 50,000 तक के माहाना बिल वाले को 5,000 रुपये और 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना बिल वाले को 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स देना होगा। मगर हुकूमत के इस इकदाम के बाद ताजरों ने शदीद एहतजाज किया, हड़ताल की कॉल दी, बिजली के बिल्स जलाए और फिर हुकूमत ने इस दबाव के आगे हथियार डाल दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने जुमेरात को ताजिर रहनुमाओं से मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की हिदायत के तहत ताजरों के बिजली बिलों पर फिक्स टैक्स 1 साल के लिए ख़त्म कर दिया है। तमाम ताजिर बरादरी की मुतालबात के तहत जो क़यादत से हिदायत मिली, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मंशा,
हमारी और दीगर क़यादत खासतौर पर मरियम नवाज शरीफ की इसमें राय भी शामिल थी। हमने फैसला लिया है, खुर्रम दस्तगीर साहब और मैं सारा दिन तकरीबन इस पर लगा के बैठे हैं। हमने फैसला लिया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं या ख़त्म करते हैं। वो मौजूदा निज़ाम राइज था 1 माह पहले तक, अगले 3 महीने वही राइज रहेगा और 3 महीने के बाद हम फिर ताज़ा तंजीमों के साथ बैठेंगे कि क्या उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है। अहम बात यह है कि हुकूमत ताजिरों और रिटेलर्स के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर और प्रोफेशनल्स को भी टैक्स नेट में लाने के दावे और ख्वाहिश का इजहार करती है, मगर अब देखना होगा कि हुकूमत अपनी इस ख्वाहिश में कैसे कामयाब होगी, क्योंकि शहबाज हुकूमत इब्तिदा में ताजिरों और रिटेलर्स के दबाव को भी बर्दाश्त नहीं कर सकी है, तो दीगर शोबों के दबाव का कैसे मुकाबला करेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पिछले हफ्ते तक ताजिरों पर फिक्स टैक्स को मुल्की मुस्तकबिल के लिए अहम ज़रूरत करार दे रहे थे, मगर मरियम नवाज की एक ट्वीट ने सब बदल दिया। 31 जुलाई को नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिफ्ता भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें, ताजिर भाई परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट के बाद मिफ्ता इस्माइल ने यकीन दिलाया कि वो ताजिरों के साथ बैठेंगे और मसले का हल निकालेंगे। और अब मिफ्ता इस्माइल ने इसका हल ये निकाला है कि ताजिरों पर फिक्स टैक्स का फैसला 1 साल के लिए मौखर कर दिया है और ताजिर अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट मरियम नवाज को देते हैं। बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स वापस हो चुका है। मरियम नवाज शरीफ ने सबसे पहले ट्वीट किया। मरियम नवाज हमारे ताजिरों की आवाज बनी और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को कहा कि इस टैक्स को वापस लो, ये जालिमाना टैक्स है। ताजिर रहनुमा नईम मीर मरियम नवाज को इसका क्रेडिट दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने सियासी फायदे के लिए मुआशी फैसले पर यू टर्न ले लिया है, वो मुआशी फैसला जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक मुल्की मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर था। सुनिए मिफ्ता इस्माइल इस टैक्स की ज़रूरत पर किस कदर जोर देते रहे। 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक फिक्स टैक्स लगाया है। इन लोगों ने, दुकानों ने कभी पैसे नहीं दिए थे टैक्स के, उनको परेशानियां भी बहुत होती थी। हम सबको टैक्स नेट में लेकर आएंगे। फर्स्ट, अब पाकिस्तानी अवाम जो है वो गोल्ड के ऊपर जब 17% नहीं दे रही है टैक्स, तो मैं 3% ले लूँ, कम से कम टैक्स तो जमा हो। सारे मुख्तलिफ टैक्स हैं, रीट के ऊपर अलग टैक्स है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अलग टैक्स है। अभी तो इस वक्त तो मैं फायर फाइटिंग कर रहा था, लेकिन मैं आपको अगले 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये टैक्स रेट भी यूनिफॉर्म करके दिखाऊंगा। 17% सेल टैक्स की जगह और 29% इनकम टैक्स की जगह मैं आपसे सिर्फ 3% ले रहा हूँ। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए, और कितने लोगों की तो इनकम 12 से ज्यादा होगी, महीने की लाख से ज्यादा होगी। अगर हमारी ताजिर बरादरी ये पैसे भी देना नहीं चाहती है, ये पैसे भी नहीं दे सकती, तो फिर हम कैसे मुल्क चलाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ताजिरों पर फिक्स टैक्स को इस कदर ज़रूरी समझते थे, मगर मरियम नवाज की हिदायत के बाद मिफ्ता इस्माइल अपने फैसले से पीछे हट गए हैं। अहम बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल अब भी ताजिरों पर फिक्स टैक्स को ज़रूरी समझते हैं, मगर एतराफ़ करते हैं कि हुकूमत ने टैक्स लगाने से पहले सही तैयारी नहीं की थी। हमने ताजिर हजरात के ऊपर जो टैक्स लगाया था, मैं समझता था कि बहुत मुनासिब है और बहुत अच्छा टैक्स है। इसमें मेरी गलती हो गई थी, मैं आई एडमिट दिस, क्योंकि मैंने जिन लोगों से कंसल्ट किया था उनकी दुकानें चल रही थी और मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया था, कराची में भी, दीगर शहरों में पाकिस्तान के, उनको भी समझ में नहीं आया। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से पूछा या दूसरी दुकानदारों से पूछा, उनको समझ में नहीं आया कि जो दुकानें बंद होंगी, जो एकदम पंक्चर लगाने वाला है, जो पान की दुकान, छोटा पाउंड का जो ढाबा है, उसका क्या होगा। उसका वो इस्तेमाल करते हुए वो आ गए कि भाई ये ख़त्म करो। मिफ्ता इस्माइल ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये उनकी गलती है कि उन्होंने टैक्स लगाने से पहले उन दुकानों का नहीं सोचा जिनकी आमदन बहुत कम है या जो दुकानें बंद हैं। जबकि पिछले इतवार को जब हमने मिफ्ता इस्माइल से यही सवाल किया था कि क्या हुकूमत ने इस हवाले से सही होमवर्क नहीं किया और क्या हुकूमत फैसले पर नजरसानी करेगी, तो सुनिए मिफ्ता इस्माइल ने क्या जवाब दिया था। उनसे बात की गई है, उनकी तजावीज़ को सुना भी गया है। हमने बहुत सारे ताजिरों से बात की थी जिन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था कि टैक्स सही है, रीजनेबल टैक्स है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुकूमत और एफबीआर ने इस मामले में कोई इस तरीक़ाकार पर अमल दरामद के लिए कोई होमवर्क नहीं किया। बहरहाल बैठ के बात करने के लिए तैयार है हमारे भाइयों से, वो हमारे भाई हैं ताजिर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी ये सेल्स टैक्स जो थे वो देते रहे हैं बिल के अंदर और अपनी बिल के थ्रू दे रहे हैं। हम हर चीज के लिए बात के लिए तैयार हैं, लेकिन देखें कहीं ना कहीं टैक्स देना होगा। ये आखिरी मेरा मैसेज यही है मेरे भाइयों। मिफ्ता इस्माइल पिछले हफ्ते तक कह रहे थे कि फैसला वापस लाने का तो सवाल ही नहीं, क्या ताजिर टैक्स नहीं देंगे, मगर इस इंटरव्यू के 5 मिनट बाद मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि ताजिर परेशान हैं और फिर मिफ्ता इस्माइल का मौक़िफ़ ही बदल गया और अब ताजिरों के दबाव पर फिक्स टैक्स का फैसला वापस लेने के बाद मिफ्ता इस्माइल फिर ये दावा कर रहे हैं कि ताजिर बेशक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का हिस्सा ना बने,
या फिक्स टैक्स ना दें, जिससे हुकूमत को 42 अरब रुपए हासिल होना थे। मगर फिर भी वो ताजिरों पर इनकम टैक्स 7.5% से बढ़ाकर 10% करके और सेल्स टैक्स 5% से 7.5% करके 33 अरब रुपए हासिल कर लेंगे। अभी वही टैक्स है जो पहले था, 5% सेल्स टैक्स और 7.5% इनकम टैक्स जो पहले था रिजीम, जो अप्रैल में मई में था वही हो जाएगा। ये अक्टूबर तक, सितंबर तक रहेगा। 1 अक्टूबर को जो 5% का नंबर है उसको 7.5 कर देंगे और जो 7.5 नंबर था उसको 10 कर देंगे। तो थोड़ा सा फिर टैक्स बढ़ा देंगे और फिर जितनी ज़्यादा बिल होता है 500 यूनिट वाला, 800 यूनिट वाला, 1000 यूनिट वाला, उसका उस मुताबिक तक से बढ़ाते रहेंगे। तो थोड़ा सा मतलब बड़ी दुकानों वालों से बढ़ाएंगे। मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि 42 अरब रुपए का हमारा टैक्स था। पिछले साल हमने 6 अरब रुपए लिए थे, हम 42 अरब रुपए लेना चाह रहे थे। हम अब 42 अरब रुपए से पीछे हट गए, लेकिन फिर भी हम 33 अरब रुपए इनसे टैक्स लेंगे वेरिएबल के हिसाब से। मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि ताजिर फिक्स टैक्स नहीं देंगे तो वो वेरिएबल टैक्स बढ़ाकर टैक्स का हदफ हासिल कर लेंगे। मगर सवाल ये भी है कि हुकूमत इस तरह हदफ तो हासिल कर लेगी, लेकिन टैक्स नेट बढ़ाने के दावे कैसे पूरे करेगी। सवाल ये भी है कि अगर हुकूमत फिक्स टैक्स लगाए बगैर भी रिटेलर्स और ताजिरों से 33 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर लेगी तो क्या 10 अरब रुपए इजाफी इकट्ठा करने के लिए सारा तनाज़ा खड़ा किया क्या? अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से इस फैसले से पीछे हटने से IMF का मजीद दबाव आ सकता है, जिसका ये मुतालिबा रहा है कि टैक्स बेस को वसी किया जाए। हुकूमत ने ताजिरों पर फिक्स टैक्स का फैसला क्यों वापस लिया? क्या सियासी फ़ायदे के लिए मुआशी फैसलों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है? इन मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा गौस पाशा साहिबा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब पहले कहते रहे कि ताजिरों को टैक्स नेट में लाना मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया और उसके बाद ये फैसला वापस हो गया। अब इस फैसले को क्या यू टर्न समझा जाए? क्योंकि IMF का दबाव है कि ताजिरों को टैक्स नेट में लाएं, तो अब हुकूमत ताजिरों को टैक्स नेट में कैसे लाएगी? ये जो मामला है फिक्स टैक्सेस का, इस पे हम हमारा बिल्कुल कमिटमेंट है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ है कि ये जब हम तय कर रहे थे और बात कर रहे थे, ये प्रपोजल टैक्स का आज जब कंसिडर किया जा रहा था, तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, काफी ताजिरों से बात भी करी थी। अब प्रॉब्लम है कुछ छोटे छोटे जो रह गए हैं ताजिर, उसमें उन पे बर्डन बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो हम इस वक्त सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि वो टैक्स को थोड़ा सा रिवैम्प करके ट्वीकिंग करने, ताकि वो छोटा जो एक छोटी दुकान लगाई हुई है जिसमें प्लम्बर की बहुत छोटी सी, या कोई और बिल्कुल कम रिटेल लेवल पे लोग हैं, तो उन पे हम ज्यादा बर्डन पड़ रहा था इस टैक्स का, इसलिए कि वो मशीन इस्तेमाल करके कंजम्पशन तो हो रही है उनकी बिजली की, लेकिन उसके बाद उनका इतनी इनकम नहीं हो रही कि वो इस तरह के टैक्स दे पाए। हम सिर्फ इस वक्त इस टैक्स को थोड़ा रिकंसिडर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मगर हमारा फिर अदरवाइज ये क्लियर है कि ये टैक्स पे आगे बढ़ना है, हम टैक्स बेस हमें बढ़ाना है। हमने इस तरह जो लोग ऐसे जिनको देना चाहिए टैक्स और वो नहीं दे पा रहे हैं पूरा। बिल्कुल आयशा साहिबा, कुछ दिनों पहले तक मिफ्ता इस्माइल साहब पुरअज़्म थे और पुरएतमाद थे कि टैक्स नेट में लाना सबसे बढ़कर ज़रूरी होगा। क्या इसको फिर सियासी फ़ायदे के लिए मुआशी फैसले पर कॉम्प्रोमाइज़ समझा जाए? देखिए, मेरे अभी तक की हुकूमत की आप कारकर्दगी देखिए, आपको कितने ऐसे फैसले नजर आ रहे हैं जो हमने अपनी सियासी फायदों के लिए मुल्क को की फायदे का फैसला नहीं किया हो। हमने तो तजारत के साथ ही जो इतने साल की पिछली गवर्नमेंट का हुकूमत की ना लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग और गलत डिसीजन मेकिंग और उनकी नाअहली थी, उसके को भी कवर अप करके उसका भी अंबार अपने कंधों पे लिया है। जो सब्सिडीज वो फरवरी 2022 में उठा के दे दी उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस पे, और ये सब चीज बनती थी, कतई नहीं बनती थी। उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग पिछले प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल आयशा साहिबा, बिल्कुल हम मानते हैं कि मुश्किल फैसले भी हुए और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फैसले किए गए। लेकिन इस खबर के बाद ये जो फैसला किया गया है उससे ऐसा लगा कि ताजिरों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो हुकूमत दबाव में आ गई। इस तरह तो किसी को भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे और वो एहतजाज करेगा तो फैसला वापस ले लेगी हुकूमत। इम्पैक्ट ओवरऑल ये गया है। नहीं, ये मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं
कि अगर किसी पे ऐसा टैक्स बर्डन पड़ा है जो हमारे पास आई है, देखिए टैक्स लगता है उसके बाद उमूमन ये होता है कि आप लोग आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, वो बताते हैं कहाँ कोई चीज़ भूल चूक हो गई, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ डिफिकल्टी आ गई, कुछ चीज़ों में सिस्टम्स के बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उसकी ट्वीकिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए कि आप किस तरह कलेक्ट करें। हमारा मकसद अवलीन ये है कि आम लोगों को और टैक्स पेयर नेट आप उसी तरह जेन्युइनली बढ़ा सकते हैं जब उसमें हरासमेंट का पहलू खत्म हो जाए, जिसमें बर्डन इतना ना पड़ जाए कि टैक्स पेयर को बेहतर ये लगे कि हम टैक्स नहीं दें तो हमारे लिए बेहतर है, हम क्यों टैक्स नेट में जाएं और हम तो बस चोरी करेंगे या हम एहतजाज करेंगे, हमें टैक्स नहीं देना। ये जिम्मेदारी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी की होती है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये ना हो। उसमें थोड़ी सी जो अप एंड डाउन ट्वीकिंग करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है। आयशा साहिबा, बिल्कुल। एक और अहम मौजू है IMF के सामने जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप मीटिंग्स में मौजूद होती हैं, अभी तक क्या अपडेट है? IMF से क्या खबर है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए IMF के खुद ही आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो रेजिडेंट रेप है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सारी प्रायर एक्शंस मीट कर ली हैं, जितने भी ये हमारे जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के टाइम पे क्लियर हुआ था 7th और 8th रिव्यू के बाद, जिसमें हमारे जो बजट भी था सारा क्लियर हुआ है, बजट भी पास हुआ, उसमें वो भी रिव्यू हुआ, जो पिछली हुकूमत के गलत फैसलों को हमने अंडू किया वो भी रिव्यू हुआ, वो सारी चीजें हो गई। तो अब सारे प्रायर एक्शंस हो गए हैं जिसपे IMF ने खुद अपने तौर पे ट्वीट किया है। अब जो बात रह गई है वो सिर्फ ये रह गई है कि बोर्ड के लेवल पे जाए, क्योंकि हम तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह इस महीने चले जाएगा तो इन द लास्ट वीक होपफुली, और फिर उसके बाद बोर्ड लेवल अप्रूवल के बाद पैसों के रिलीज हो जाएगा। जो उसके बीच में जो उनके प्रायर एक्शंस के अलावा जो चीजें अगर वो चाह रहे हैं जैसे कुछ फाइनेंशियल नीड्स वगैरह की, तो हम अपने दोस्त ममालिक से और हम अपने दूसरे एरिया बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, और यही दुआ है कि जल्द अज जल्द अच्छी खबरें मजीद आएँ। इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से, अल्लाह हाफ़िज़।